ज़्यादा होता है, सो वो कहीं भी मूव नहीं कर पाते। होता है ना किसी के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चे कहीं नहीं जाते, तो वैसे ही सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या होता है, सिर्फ अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या होता है, मूव करते हैं, इसीलिए वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, तो रिजिडिटी का रीजन लिखना कि सिंस इन सॉलिड्स पार्टिकल्स कैन मूव, ये लिखना ऊपर लिखूं, ये ऊपर अगर आप कर दो लिख दिया होगा तो साथ साथ में ना मेरे नोट करके जाना। Since in solids particles can move only about their mean position, मूव की जगह ऑसिलेट करना ज़्यादा सही होगा, ऑसिलेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये हमने बेसिक सी प्रॉपर्टी बात की, जो सॉलिड के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि अगर जानना है कि ये कौन इंसान है तो पता होना चाहिए कि वही लंबा चिड़चिड़ा इंसान है। ऐसे ही सॉलिड के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, इनकी ये प्रॉपर्टीज है, ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये रिजिड होते हैं। और रिजिडिटी का रीजन क्या है कि अगर ये सॉलिड है ना, सपोज ये सॉलिड पार्टिकल है तो इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन होगी है ना, इसी के अबाउट ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकता है, बस ऐसे फ्रीली वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो रिजिड होते हैं, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके बीच में बहुत ही कम होता है। ठीक है, और क्या दिखाया था मैंने, और भी दिखाया था, नोट किया।
डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है उन्हें हम एमोर्फस सॉलिड्स कहते हैं। लेकिन अगर जिनका जैसे आयरन हो गया, इनका क्या होता है, पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इसी पे मेल्टिंग होगी। सो जो ऐसे टाइप के सॉलिड होते हैं इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डेफिनेट। तो यहाँ पर लिखोगे दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। जबकि जो हमारे अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो किसी भी कोई भी रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे दे हैव अ रेंज या दे मेल्ट एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। अब इनकी और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अब एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, अभी एनआइसोट्रोपिक क्या होता है, देखो क्या होता है, जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं पहले तो ये लिख दो कि ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं और ये आइसोट्रोपिक होते हैं इन नेचर। अब जानते हैं कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या है, ये ओ लगाना है यहाँ पर ओ है, ठीक है, एनाइसोट्रोपिक इस तरह से बोलते हैं। सो एनाइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें कोई भी ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, सो ये इनका पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इनकी इस तरफ से, इस एंगल से, इस डायरेक्शन से, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से मैं इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर वैल्यू निकालूं तो कुछ और आएगी, और ये अगर इस डायरेक्शन में अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालूं तो अलग आएगी। मतलब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी वैल्यू अलग आती है अगर हम अलग डायरेक्शन से देखते हैं, और एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, सेम ही रहता है। तो ये लिख देना अलग से कि एनाइसोट्रोपिक का मतलब है देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो वैरी करती है अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन से उनकी वैल्यू निकालते हैं, या देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक resistance and refractive index। show different value when measured from different direction। मैं ऊपर का रख दूँगी, ये ऊपर वाले नोट कर लिया ना, इनकी डेफिनेट जब इनका चेक होती है तो एक ही लाइन नोट कर देती हूँ। show different value when measured from different direction। और इसमें क्या लिख दोगे, हाँ आइसोट्रोपिक बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो ये खुद ही लिखते रहना कि कितना लंबा डेफिनेशन हम लिख देंगे नहीं पाएंगे ब्लैक बोर्ड में। नोट कर दिया, हाँ क्या नाम बताया, अमृत, हाँ क्या नाम है बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है, अर्पणा, अर्पिता। सो नोट कर लिया बेटा, और कर देती थी कर
स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, ठीक है, कुछ तो लिख दिया पर हमें पता तो होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है ना। साइंस में डिफरेंट टर्म्स आती हैं, सबका मतलब पता होना चाहिए। सो स्यूडो सॉलिड कहने का मतलब क्या है, तुमने देखा होगा ओल्ड बिल्डिंग्स में गए हो कभी, म्यूजियम में या कुछ में, ऐसे ही ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन क्या होता है वहाँ जो ग्लासेस उन्होंने लगाए होते हैं, अगर वो बहुत पुराने ब्रिटिशर्स के टाइम के रहे होंगे, सो वो ग्लासेस क्या होते हैं नीचे से वो थिक हो जाता है और ऊपर से वो वही रहता है थिन से। कभी ऑब्जर्व किया नहीं किया तो करना कभी ओल्ड बिल्डिंग में जाओगे तो ग्लास पैनल्स को देखना कि वो नीचे से थोड़े से थिक हो जाते हैं। अब ये थिक होते क्यों हैं, देखो जो ये अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनकी टेंडेंसी, भले मैंने कह दिया कि ये सॉलिड्स हैं, ये फ्लो नहीं करते, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लिक्विड और जो गैस होती है वो क्या होती है, फ्लो कर सकते हैं, लेकिन ये जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये भी क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो जो ग्लास पैनल्स है उसमें जो ऊपर की तरफ ग्लास रहे होंगे ना, सो वो धीरे धीरे फ्लो करते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये ऐसे फ्लो नहीं करते जैसे लिक्विड तो इतनी जल्दी स्पीड से फ्लो करता है, लेकिन ये जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये बहुत ही लंबे समय के बाद, बहुत सालों तक क्या होते हैं, तब फ्लो करते हैं। सो ये अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्यूडो सॉलिड्स कहा गया। स्यूडो नकली ऐसा समझ लो, है ना, क्योंकि प्रॉपर सॉलिड की प्रॉपर्टी कहाँ दिखा रहे हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टी तो ये थी ना कि वो फ्लो नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ये कभी फ्लो नहीं करते, ठीक है। जैसे एक उसको वुड को रख दो तो वुड को वहाँ पर रखोगे तो ऐसे नहीं को तुम 1000 साल बाद आए, नहीं तब तो वो तो फॉसिल फ्यूल बन जाएगा, लेकिन हाँ अगर तुम 10 साल बाद आए तो वो फ्लूइड, वो जो वुड होगा वो ऐसे नहीं कि फ्लो होकर कहीं और पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो वही रहेगा। तो ये ट्रू सॉलिड्स हो गए और स्यूडो सॉलिड्स क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग से लिख दो, स्यूडो सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो, लेकिन ये फ्लो कब करेंगे, बहुत ही लंबे समय तक, हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। पांचवी प्रॉपर्टी है कि जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो डेफिनेट होता है। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सुना है 11th में था ही हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, पढ़ा होगा, है ना, क्या होता है हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पर लिख दोगे नॉट डेफिनेट, जो बस में यहाँ लिखेंगे ना उसका बिल्कुल उल्टा ही है, नॉट डेफिनेट। क्या होता है हीट ऑफ फ्यूजन, देखो मैंने बताया था कि हाँ जब मैं बता रही थी कि कोई चीज वो हो रही है, बर्न हो रही है ना, नहीं मेल्ट हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी, है ना। सो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है उसी को हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, क्यों, कितनी हीट एब्जॉर्ब करे कि वो मेल्ट हो जाए, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ सॉलिड कितनी हीट एब्जॉर्ब करे कि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। तो इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, कि इतना हीट देंगे, इतना हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके बाद मेल्ट हो जाएंगे। जैसे सॉलिड्स होते हैं, जैसे आइस देखा होगा, सो आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट हो जाती है, लेकिन कई ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना कि वो कितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो वैसे सॉलिड्स हो गए हमारे अमोर्फस सॉलिड्स, और जो मैंने पहले बताया जिनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है वो हो गए हमारे कौन सा सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अब कुछ बच रहा है हमारा, हाँ एक टॉपिक है, इसमें है इनका जो रेंज ऑफ ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है। जिसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो करते हैं, कौन से वाले सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फॉलो नहीं करते। सो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये जो डेफिनेट जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो लंबे समय मतलब लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर तक क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैंने कोई सॉलिड ले लिया और उसमें चेक किया कि इनका अरेंजमेंट क्या है, माइक्रोस्कोप से देखा कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, तो मुझे लंबे टाइम उस तक डिस्टेंस तक क्या दिखेगा, सेम पैटर्न दिखेगा, लेकिन इन वाले सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखोगे दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई पूरे में पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स में, लेकिन हमें एग्जांपल्स भी तो पता होने चाहिए, है ना। अब हमने जान लिया कि कौन से सॉलिड्स ये हैं और कौन से एमोर्फस सॉलिड्स हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए एग्जांपल्स। तो कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, सोचो कौन सा हो सकता है। तो प्लास्टिक किसमें आएगा, ये पॉलीथीन किसमें आएगा, किसमें आएगा, एमोर्फस में आएगा या वो भी सॉलिड ही होता है ना, लिक्विड तो नहीं है। सो किसमें होता है, एमोर्फस में आएगा ना, जब तक इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, एमोर्फस और सॉलिड से मैच कर रही है। तो जो हमारी पॉलीथीन है, इसका एग्जांपल है ना पॉलीथीन हो गया। जो मैंने ग्लास पैनल्स बताया, ग्लास पैनल का एग्जांपल दिया ना, ग्लास फ्लो कर रहा था, तो ग्लास किसमें आएगा, एमोर्फस में आएगा या उसमें आएगा, क्रिस्टलाइन में आएगा, एमोर्फस में आएगा। इसका मतलब वो इसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्लास। और इसमें क्या आएगा, NaCl। और आइस, आइस बताया था ना मैंने कि आइस का डेफिनेट डिपेंडिंग पॉइंट है, तो आइस भी इसमें आ सकता है। तो आइस का फॉर्मूला भी वही होता है जो वाटर का होता है, बस वहाँ पे लिख देना S, मतलब सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए, इनके आप बहुत सारे जितने मर्जी जितने सारे लिख सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक वर्ड है, एक है क्वार्ट्ज और एक है क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। सो ये जो क्वार्ट्ज होता है ये आता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो आता है हमारा, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। ये जो क्वार्ट्ज है वो आ जाता है हमारा किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, और ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये आ जाता है किसमें, एमोर्फस सॉलिड्स में। तो अगर पूछेगा कि किसमें आ रहा है, इसमें ग्लास वर्ड जुड़ा है, तो समझ ही सकते हो कि इसमें आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये होता है, सिलिकॉन उससे बना होता है सिलिकेट, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनका इससे भी इनको चैन नहीं मिला, इन्होंने इससे भी क्या किया और क्लासीफाई किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी अब क्या किया इन्होंने और फर्दर क्लासीफाई किया है। और किसके बेसिस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। हो सकता है ना कि उनके बीच में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है एक आयन अपना एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है कि वेन ओवर फोर्सेस हो, डिफरेंट फोर्सेस पड़े हुए हैं एनवायरमेंट में, तो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड हो, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। तो इन्होंने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी अब क्या कर दिया, फर्दर क्लासिफाई किया, ठीक है। सो ऑलरेडी वी आर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। Types of crystalline solid. So देखो इन्होंने भी 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला हो गया हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा आयनिक सॉलिड्स, तीसरा हमारा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड दोनों एक ही है, ठीक है। सो स्लैश करके लिख देना। और चौथा हो गया हमारा मॉलिक्यूलर हो गया, आयनिक हो गया, और बचा हमारा मेटल सॉलिड्स। मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड का, तो उसमें पूरा मेटल
तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं क्या होता है उनमें? नाम से बता सकते हो कौन से फोर्सेस हो सकते हैं उनमें? मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से फोर्सेस होता है? कोई आइडिया है? बताओ। कोई भी आइडिया नहीं है। आयंस के बीच में कौन से फोर्सेस होंगे? अच्छा ये तो पता चल गया आपको। कोवैलेंट सॉलिड्स के बीच में कौन से फोर्सेस होंगे? हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड चाहिए होंगे उनके बीच में। और मेटालिक सॉलिड्स के बीच में अच्छा देखो इधर, जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में या तो लंडन फोर्सेस होते हैं, बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं लंडन फोर्स, या तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आयनिक सॉलिड्स के बीच में क्या क्या होगा? दो आयंस, जैसे अगर दो आयंस है तो उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं? आयन के बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं? कूलम्बिक फोर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और कोवैलेंट सॉलिड्स के बीच में कौन कौन से फोर्सेस हो गए? अभी तो बताया मेरे याद से कौन से? हाँ, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी तो वही वाले फोर्सेस होंगे कोवैलेंट फोर्सेस। कोवैलेंट बॉन्डिंग कब बनती है? दो टाइप की बॉन्डिंग होती है ना, एक आयनिक होती है और एक कोवैलेंट होती है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग कब होती है? हाँ, जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। और आयनिक कब होती है? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और मेटलिक के बीच में मेटलिक बॉन्ड्स। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज देखिए, बस मेनली इनकी मेन इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और एग्जांपल से पूछा जाता है कि ये कौन से फोर्स उसमें सॉलिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो क्या होंगे? हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो चीज़ों की जरूरत होती है, या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो या आयंस का फ्लो हो। तो मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में ना आयंस है वो और ना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नहीं। सो ये वाले जो सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉलिड्स को क्या कहते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर और कंडक्टर सुना है ना? सो ऐसे सॉलिड्स को क्या कहेंगे? इंसुलेटर। से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए या आयंस का फ्लो चाहिए, तो दोनों ही इनके पास नहीं होता है, इसीलिए ये इंसुलेटर होते हैं। अब आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे? ऑब्वियसली इसका उल्टा ही होंगे। आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कुछ बताओ, सॉलिड है, अगर मैंने किसी आयनिक सॉलिड को रख दिया, सो जैसा कि मैं बोल रही हूँ आयनिक सॉलिड में अगर बात करूँ NaCl, घर में नमक होता है ना, तो जो तो आयनिक ही होते हैं, Na+ और Cl नेगेटिव आयन जुड़ते हैं और तब क्या करते हैं? आयनिक सॉल्ट को NaCl बनाते हैं। तो क्या अगर मैं सिंपल से नमक रख दूँ, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो होगी? नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? हाँ,
insulator in solid state but conduct electricity in molten state. ठीक है, ठीक। अब कोवेलेंट सॉलिड्स करेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, करते हैं। कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल, डायमंड कैसा है, कार्बन से बना है ना, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल हुआ ही नहीं हुआ डायमंड। तो डायमंड जो है वो करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जो कोवेलेंट सॉलिड्स नहीं करते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन कर सकता है, ग्रेफाइट कर सकता है। यहाँ लिख देना, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सो इंसुलेटर, ऑल आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट ऐसे सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट का अरेंजमेंट पता होगा, क्या होता है, क्यों कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है। हाँ, और कैसे होता है, जब स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो क्या पढ़ा उसमें, हाँ, जो स्ट्रक्चर होता है क्या, हाँ, हेक्सागोनल रिंग बनती है और उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड वो फ्री रह जाता है ना। तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, क्योंकि कोई ना कुछ चाहिए होता है, या तो फ्री आयन चाहिए होता है, फ्री आयन या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाते हैं, इसीलिए वो कंडक्ट कर पाता है। अब मेटलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है, मेटल्स है, वो आयन बना सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल कंडक्टर। अब इसकी बात करते हैं कि हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सो अच्छा, जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड। सो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके बीच में बॉन्ड होगा, उतने ज़्यादा वो हार्ड होंगे और उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। खुद देखो, अच्छा, दो सॉलिड्स हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मुझे उसे क्या करना, मेल्ट करना हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, ताकि वो जो बॉन्ड है उनके बीच में कैसे न कैसे करके ब्रेक हो जाए। सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, उनका जनरली हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट भी। और ये क्या होता है, सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर लिख दो, ये प्रॉपर्टी लिखी मैंने, ये तो यहाँ पर कंडक्टिविटी के बेसिस पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी। अब हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे प्रॉपर्टी लिख दो। ये लिखो कि ये हार्ड होते हैं, और हार्ड होने के अलावा क्या होता है, मैंने इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। फिर इसमें क्या एक्सेप्शन लिख देना, जो ग्रेफाइट होता है वो, चलो वैसे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, बट शाइनी और सॉफ्ट होता है, तो एक्सेप्शन लिखना चाहो तो उसे लिख देना। बट जनरली वो क्या होता है, जनरल सेंस में बात करें तो वो हार्ड ही होता है। ठीक है, और मेटलिक सॉलिड्स, मेटल्स तो क्या होता है, मेटल की तो ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या हार्ड होना होता है ना। जहाँ मेटल हमारे दिमाग में आता है तो हम ये समझ आते हैं हार्ड ही होगा। आयरन देखो, कुछ भी देखो, जो हार्ड चीज़ों का जहाँ पर भी काम होगा वहाँ पर मेटल्स का यूज़ किया जाता है, ब्रिज बनाने में, कुछ भी करने में, है ना। सो ये क्या होता है, हार्ड। और हार्ड होने के साथ साथ और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छा, मेटलिक सॉलिड्स, मेटलिक जो हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ना, उनमें और भी लिख देना। जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, क्या जितनी प्रॉपर्टी आती है सब लिख देना एक साथ चार्ट में। तो क्या होती है, मेटलिक्स हमने पढ़ा था, क्या मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, है ना। तो इसे भी लिख देना। क्या होता है मैलिएबल का मतलब, ये दो वर्ड आते हैं ना, हाँ, क्या होता है मैलिएबल, हाँ जी, शीट में बना सकते हैं। और डक्टाइल जिन्हें वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी लिख देना कि जब मेटलिक सॉलिड्स की बात होगी तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो ये लिख देना कि क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है,
टॉपिक की जो है हमारा क्रिस्टलाइन लैटिस और यूनिट सेल्स, ठीक है। तो इसे रख दो, साथ साथ में लिख ही दिया होगा। तब तक हेडिंग डाल दो क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल्स। हम लिखेंगे लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारा क्रिस्टलाइन लैटिस क्या होता है, ये कुछ आइडिया सुना है इसका नाम? कौन सी चीज़ है? और यूनिट सेल्स। अच्छा, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। सो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर हम 3D डायग्राम इमेजिन करें, ठीक है, तो जो भी वो 3D फिगर बनेंगे उसी को हम क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन लैटिस क्या हुए? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन अ स्पेस या क्या लिखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही एक्चुअली में उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, उन्हीं के जो डायग्राम है 3D फॉर्म जो है उसी को हम क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं। अब ये जो लैटिस है ये कैसा होता है? अगर यहाँ पर मैं क्या बनाऊँ, ये जो लैटिस है इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है। यहाँ देखो, ये क्या है? क्या दिख रहा है? क्यों भी दिख रहा है? डायग्राम इतना अच्छे नहीं रहते ना। सो इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँ, है ना? चलो नहीं करते खराब बन रहा। चलो ऐसे ही समझ लो। देखो यहाँ पे, सो ये जो क्रिस्टलाइन लैटिस है उसे हम कैसे बनाते हैं? ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका अगर हम 3D फॉर्म बनाएं, सो ये कुछ ऐसा सा दिखता है और उसके जो एजेस एंड में होते हैं हमारे क्या होंगे? एटम्स, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस। अब ये जो क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, ये क्या होता है? इसके जो ये पॉइंट्स हैं, जो क्या कहेंगे, एजेस तो ये वाली होंगी और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनमें हम क्या रख रहे हैं? एटम्स रख रहे हैं ना। तो लिखना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ईच साइड है वो हर साइड है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन लैटिस की जो हर साइड है वो क्या किसको डिनोट कर रही है? एटम को डिनोट कर रही है ना। सो लिखना ईच साइड डिनोट्स एन एटम। साइड मतलब दो चीजें होती है ना इंग्लिश में, साइड और GHT वाला और साइड जगह, ठीक है। सो ईच साइड डिनोट्स, ये जो लाइंस है ना, ये जो मैंने लाइंस बनाई है ये इमेजिनरी लाइंस है, ये हमने खुद के समझने के लिए बनाई है कि क्रिस्टलाइन लैटिस का जो स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो हमने उसे मान लिया किसकी टेक में, जो क्रिस्टलाइन लैटिस है उसका स्ट्रक्चर हमने 3D फॉर्म में ऐसे माना। और ये जो क्रिस्टलाइन लैटिस है, अच्छा इस रूम को देखो, ये जो रूम है ना, अगर ये पूरा पूरा उससे बना होता है ईंटों से, कहते हैं ना कि घर क्या छोटी छोटी ईंटों से बना होता है ना। सो हर रूम में क्या होती है? छोटी छोटी ईंटें होती हैं। सो अगर मैं इस पूरे रूम को क्या मान लूँ? क्रिस्टलाइन लैटिस मान लूँ, है ना, इस पूरे को क्या मान लूँ? क्रिस्टलाइन लैटिस मान लूँ। सो और जो उनकी जो छोटी छोटी ईंटें होंगी वो हमारी यूनिट सेल कहलाएंगी। सो हम कह सकते हैं यूनिट सेल क्या हुआ? क्रिस्टलाइन लैटिस तो मैंने कह दिया कि क्रिस्टलाइन लैटिस क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, बट उन्हें क्या 3D फॉर्म में जब हम देखते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं? उनके डायग्राम को क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन लैटिस क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही है, ठीक है, उन्हीं को हम क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं, ठीक है, उन्हीं के डायग्राम को। बट यूनिट सेल क्या हुए? सो यूनिट सेल जो हुए वो क्या है? जो क्रिस्टलाइन लैटिस है उन्हीं का अगर स्मॉल पोर्शन करूँ मैं, है ना, सो वही क्या है हमारा यूनिट सेल है। अगर मैं इस पूरे रूम को मान लूँ क्रिस्टलाइन लैटिस, सो इसकी जो छोटी छोटी जो ईंटों से जो ये बना है वो क्या हो गया? यूनिट सेल्स हो गए, ठीक है। और इन्हीं यूनिट सेल को अगर मैं रिपीट करूँ हर डायरेक्शन में, सो ये क्या बना देंगे? फिर से क्रिस्टलाइन लैटिस बना देंगे ना। सो क्रिस्टलाइन तो यूनिट सेल में लिखना कि दीज आर स्मॉल पोर्शन या स्मॉल पोर्शंस ऑफ क्रिस्टलाइन
small portions of crystalline lattice which were repeated in different directions. जिस पे समझ नहीं आएगी बता देना, ठीक है। Different directions form crystalline lattice. ठीक है, सो समझ आया कि क्रिस्टलाइन लैटिस क्या है। अभी तो हमने सिंपल डेफिनेशन डिस्कस की है क्रिस्टलाइन लैटिस क्या है और क्रिस्टलाइन यूनिट सेल्स क्या है। तो क्रिस्टलाइन लैटिस क्या है? दीज आर व्हेन crystalline solid is represented in a 3D form, that diagram is called crystalline lattice। और unit cell क्या है? It is the small portion of a crystalline lattice which when repeated in different direction forms crystalline lattice। उसी को अगर हम रिपीट करें, उसी यूनिट सेल को हम हर डायरेक्शन में रिपीट करें तो क्या बना देंगे? हमारे crystalline lattice बना देंगे। अब जो ये यूनिट सेल होता है, मैंने क्या बताया कि जो हर साइड है वो किसको डिनोट करेगी? एटम को डिनोट करेगी। और जो ये लाइंस है ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है, ठीक है। सो ये जो यूनिट सेल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। हो सकता है अभी तो मैंने कैसे स्ट्रक्चर बनाया कि बॉयडर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, हो सकता है ये स्ट्रक्चर क्यूब के टाइप का हो, है ना, हेक्सागन टाइप का हो। सो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। उसी के बेसिस पे यूनिट सेल को क्लासिफाई कर रखा है एटम्स की पोजीशन के बेसिस पे। अब देखो मैंने एटम्स को अभी कहाँ रखा है? एज उस पे रखा है ना, पूरे साइड्स पे, डिफरेंट साइड्स पे। हो सकता है मैं एटम को बीच में भी रख दूँ, इनके फेसेस पे भी रख दूँ, है ना। तो इसी के बेसिस पे हमने अब यूनिट सेल को फिर से क्लासिफाई किया, ठीक है। सो अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिखने से पहले यूनिट सेल में जो ये डायग्राम है ना, इसमें ऐसा कुछ दिखा देना। ये जो तीन साइड है, ठीक है, इन साइड को अगर मैं नाम दूँ, इस साइड को ए, इसको बी नाम दूँ और इसको सी नाम दूँ, तो ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे मैं क्या गामा वाला एंगल लूँगी, ठीक है। और बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे अल्फा एंगल डिनोट करेंगे। अभी इनका काम आएगा आगे, ठीक है। सो और ये जो बन रहा है ए और सी के बीच में वो जो एंगल बनेगा उसे बीटा से डिनोट करेंगे। अगर ये 3 डिफरेंट साइड ले लूँ मैं, इस वाली साइड को अगर मैं ए बोलूँ, है ना, ये वाली जो साइड है उसे ए बोलूँ, इस वाली साइड को बी और इस वाली साइड को सी। 3 होती है ना, 3 अगर मुझे 3D फॉर्म बनानी है तो 3 साइड्स कौन सी होती है अलग। सो अगर मैं ए बी सी से डिनोट करूँ तो ए और बी साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे गामा बोलते हैं, और जो बी और सी के बीच में जो एंगल बनता है उसे अल्फा, और जो ए और सी के बीच में जो एंगल बनता है उसे बीटा से नोट किया जाता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, ये छोटा सा डायग्राम। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे। अगर यूनिट सेल बोला जा रहा है तो क्लियर हो रहा है कि यूनिट सेल क्या है। जी, ये जो ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ना, पूरे इमेजिनेशन पे बेस्ड होगा, और अब इमेजिन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो यूनिट सेल सबसे पहला
ना, देखो चार उधर और चार उधर, ठीक है। सो 8 हमारे एटम्स है। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो 8 एटम्स है ये एक्चुअली में सिर्फ इसी सेल के नहीं है। अब इसके ऊपर भी तो एक सेल होगा। मैंने क्या बोला कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल क्या होते हैं, अगर हर डायरेक्शन में रिपीट होता है तब जाके वो क्रिस्टलाइन लैटिस बनाते हैं। तो इस यूनिट सेल के ऊपर एक और यूनिट सेल होगा। सो दो यूनिट सेल क्या कर रहे हैं, एक एटम को शेयर कर रहे हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जिसमें जो कांस्टेंट एटम्स होते हैं, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है। सो लिख दो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर दोज इन व्हिच कांस्टेंट पार्टिकल्स constituent particles are present at corners only. ठीक है। सो जब एटम्स हमारे या पार्टिकल्स जो है जब सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है, देन उस यूनिट सेल को हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब दूसरा हमारा यूनिट सेल होता है सेंट्रोइड यूनिट सेल। सेंट्रोइड यूनिट सेल बहुत ही आसान है हमें यहाँ पर क्या बोला है कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है तब से प्रिमिटिव क्या देंगे। सो कॉर्नर के अलावा अगर किसी एक्स्ट्रा साइड पे भी प्रेजेंट है, साइड में तो समझ लो ना किसी पोजीशन पे, अगर एक्स्ट्रा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसे हम कह देंगे सेंट्रोइड यूनिट सेल, ठीक है। सो ये सेंट्रोइड यूनिट सेल से ज़्यादा इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने बोला कि अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट है इन कॉर्नर्स के अलावा कहीं और पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है तब उसे हम कहेंगे क्या, सेंट्रोइड यूनिट सेल। अब ये सेंट्रोइड यूनिट सेल अभी पार्टिकल हो सकता है कि बीचों बीच हो, फेस पे हो, उसके बेसिस पे हमने फिर से इसे क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है बॉडी सेंटर। अब देखो नाम से समझ आ रहा होगा बॉडी सेंटर यूनिट सेल कौन सा होगा। जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है, अगर मैंने इस रूम को पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन लैटिस माना था, इसके बिल्कुल बीचों बीच में अगर क्या रखूं, एक तो मैंने कॉर्नर हर कॉर्नर पे रखा है, 8 कॉर्नर से इन डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पे रखा है, और एक बीच में भी रख दूं, है ना। सो वो वाला जो हमारा बनेगा वो कौन सा वाला यूनिट सेल बनेगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो इसमें लिख देना कि गाइस पार्टिकल या कांस्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द लैटिस, ये सॉरी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, ये बॉडी पार्टिकल प्रेजेंट एट the center of unit cell। सो यूनिट सेल के बीचों बीच अगर हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि ये जो बीच में प्रेजेंट है ना, ये सिर्फ बीचों बीच, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टिकल बीचों बीच, नहीं, हर किनारे पे भी है और बीच में भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 8 पार्टिकल मान रही थी तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 तो पहले से ही है कॉर्नर में, एक बीच में और आ गया, कितने हो गए टोटल, 9 हो गए क्या, 6 कैसे हो गए, 9 हो गया ना, 9, 8 तो पूरे कॉर्नर्स पे है और एक बीचों बीच हमने रख दिया तो 9 हो गए ना इसमें, ठीक है। सो ये बॉडी सेंटर्स में कितने होते हैं, वो भी 9 नहीं होते हैं प्रॉपर, पर हाँ अगर हम देखें, अगर सिर्फ एक यूनिट सेल की बात करें, क्रिस्टलाइन लैटिस को भूल जाए तो कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। अब बॉडी सेंटर के अलावा आता है दूसरा वाला फेस सेंटर, तो इसको मैं रख करेंगे प्रिमिटिव वाला, और मीनिंग वाला फेस सेंटर यूनिट सेल।
बिसाइड्स, किसके बिसाइड्स? बिसाइड्स एंड कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे भी है लेकिन फेस पे भी है। तो इसमें टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए वो भी लिख देना, साइड में ऐसे लिख देना कितने हो गए, 8 तो हमारे कॉर्नर पे थी और 6 और हो गए, तो टोटल 14, 8 + 6 14 है। तो इसे मैं ऐसे लिख दूँगी, बाद में यूज में आएगा इसलिए होगा। अब होता है दूसरा हमारा एंड सेंटर। तो सी लिख दो इसमें, एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, पूरा लिखा। अब एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि सिर्फ जो दो फेसेस हैं, है ना, दो फेसेस हैं उनके सेंटर में होता है बस, इसके अलावा कॉर्नर्स में होता है और दो सेंटर फेसेस के सेंटर में होता है, ठीक है। तो लिख देना कि एट द सेंटर ऑफ टू ऑपोजिट फेसेस बिसाइड्स एट द कॉर्नर्स। At the center of two opposite faces besides at the corners. So अगर मैं इसे टोटल काउंट करूँ तो कितने हो गए, 8 तो थे, 2 और हो गए, फिर 10 हो गए, है ना। तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा यूनिट सेल के हमने टॉपिक पढ़ा। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो एटम है, ये एक एटम पूरे एक ही यूनिट सेल पे नहीं रहता, बाकी जो यूनिट, बाकी और जो यूनिट सेल होंगे वो भी इसे शेयर करता है। तो कितना एक्चुअल पार्ट हम कह सकते हैं, कितने, इसे क्या मैं कह सकती हूँ कि फेस सेंटर्ड में जो होता है एक यूनिट सेल में 14 एटम्स हैं, कह सकती हूँ। देखो एक यूनिट सेल के ऊपर दूसरा यूनिट सेल है, ऐसे इसके किनारे, ऐसे इसकी बाकी साइड में, तो मैं नहीं कह सकती कि इसके पास टोटल 14 होंगे, तो कितने शेयर उसके पास जाएगा, ये हम बाकी आगे वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जितना मैंने ये पढ़ाया है, अगर कल क्लास में आ रहे हो तो इसे क्या रिवाइज करके आना है, पूछेंगे, और कल इस पेज पे हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आज मैंने थ्योरी पार्ट करा है, क्वेश्चंस कर लेंगे कि जो एग्जाम में आ रहे होंगे।